फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो अभी हम मौर्योत्तर काल को स्टडी कर रहे हैं। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व इसका समय है, ठीक है। और आज उसी क्रम में हम यूथिडेमस वंश को देखेंगे, फिर उसके बाद कनिष्क को, ठीक है। और ये खत्म हो जाएगा पूरा, और देन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल को देखेंगे। तो आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि मौर्योत्तर काल को हम कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया था, क्विक रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में। देखो, हमने इससे पहले शुंग वंश को देखा था, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पुष्यमित्र शुंग उसके संस्थापक थे, ठीक है। फिर हमने कण्व वंश को देखा था, ठीक है, वसुदेव इसके संस्थापक थे, ठीक है। फिर सातवाहन वंश को देखा था, सिमुक उसका संस्थापक था, है ना। और फिर उसके जो वंशज शतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र शतकर्णी, इनको देखा था हमने। उसी क्रम में क्या होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो यज्ञश्री शतकर्णी को भी देखते हैं, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को भी देखते हैं, ठीक। तो ये जो सातवाहन वंश है, इसका मैंने आपको अंतिम शासक बताया था पुलुमावी, ठीक है। पुलुमावी चतुर्थ था उसका नाम। तो जब वो खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो इंडो ग्रीक होते हैं, अब बैक्टीरिया के ये रहने वाले थे, तो ये आते रहते थे। डेरियस भी आया था बीच में, ठीक है। एक टॉलमी आया था, उसने खुद बताया था कि सातवाहन वंश के अंतर्गत जो है ना 18 नगर और 5 बंदरगाह हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलने लगी थी, ठीक है। और शकों का भी यहाँ पे जो है संघर्ष हमको देखने को मिलता है सातवाहन वंश में, ठीक है ना। इसलिए जो है जो आपका पुलुमावी था, ये मर चुका था शकों के आक्रमण से, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में हम हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक को स्टडी करेंगे। देखो, ये बैक्टीरिया के रहने वाले थे, और इनके ना 2 शाखाएं थी, इनकी 2 ब्रांचेस थी इनकी, ठीक है। देखो, बैक्टीरिया का संस्थापक तो सिकंदर था, ये मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन चलो फिर से बता देता हूँ। बैक्टीरिया का संस्थापक जो है सिकंदर था, ठीक है। सीरिया जो देश है, सीरिया, ठीक है, वहाँ का एक प्रांत है ये बैक्टीरिया। तो सीरिया से ये लोग आए थे, और इनके 2 वंश थे, यूथिडेमस वंश और यूकेट्राइडिस वंश, ठीक है। तो जो यूकेट्राइडिस था ना, वो जो सेनापति था, ठीक है, उसका वंश रहता है। यूथिडेमस ओरिजिनल होते हैं, जो बैक्टीरिया के मतलब वंशज होते हैं। तो सबसे पहले हम यूथिडेमस वंश को पढ़ेंगे, जिसमें हम डेमेट्रियस, मेनेंडर और स्ट्राटोप्रथम इनको देखेंगे। और यूकेट्राइडिस में हम देखेंगे हेरकुलिस, एंटियोकिल्स, ठीक है, इनको। उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा हमारा शक वंश, ठीक है। फिर क्षेत्रात वंश, और लास्ट में कुषाण, ठीक है। और कुषाण से पहले एक और आता है कर्दमान वंश, ठीक है। तो इन सबको आज हम इस वीडियो में और ज़्यादा डिटेल के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूथिडेमस वंश, ठीक है। तो यूथिडेमस वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम यूथिडेमस था, और ये 212 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया का गवर्नर बनता है, ठीक है। और 208 ईसा पूर्व में जो सीरिया के शासक होते हैं एंटियोकस तृतीय, ये बैक्टीरिया पे आक्रमण कर देता है। एंटियोकस तृतीय यूथिडेमस से पराजित हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। और फिर इससे दोनों में एक संधि होती है, आपसी समझौता होता है, ठीक है। वो जो समझौता है वो क्या होता है, देखो, जो एंटियोकस तृतीय है ना, ये अपनी बेटी का विवाह करता है यूथिडेमस के बेटे ड्रेमेटियस के साथ, ठीक है। किसके साथ करता है? ड्रेमेटियस के साथ करता है, ठीक है। बैक्टीरिया को ये स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाता है उसके बाद, ठीक है। उस पर अधिकार नहीं करता, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य से घोषित कर देता है। जब यूथिडेमस की मृत्यु हो जाती है, तो डेमेट्रियस जो है फिर बैक्टीरिया का शासक बन जाता है, ठीक। अब देखो, डेमेट्रियस बैक्टीरिया का पहला संप्रभुत्व संपन्न शासक था। मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहला यूनानी कौन था जिसने भारत पे आक्रमण किया था, तो डेमेट्रियस था, ठीक है। डेरियस भी हम इसको बोलते थे, ठीक है। अब डेमेट्रियस ने क्या किया, जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र थे उनको उसने जीता, और वहां पे अपनी सत्ता रख दी थी, मतलब वहां पे अपना राज्य स्टेबलाइज कर दिया था। लेकिन ये क्या करता है, जो व्यास नदी होती है बीच में, बस वहां तक ही रहता है, उसके पूर्व में नहीं आ पाता है, ठीक है। क्योंकि उसी समय क्या होता है, जो बैक्टीरिया में यूकेट्राइडिस नाम का एक सैनिक होता है, ठीक है। तो वो सैनिक सरदार है, मतलब सैनिक का लीडर है यूकेट्राइडिस, तो वो विद्रोह कर देता है और स्वयं बैक्टीरिया का शासक बन जाता है, ठीक है। और अब अगर बात करें हम शक वंश की, ठीक है, तो शक जो है ना, मध्य एशिया के जगजाटिज प्रदेश के निवासी थे, ठीक है। और चीनी ग्रंथों में इन्हें सई नाम दिया गया है, ठीक है। तो पहली बात, तो चीनी ग्रंथों में किसे सई नाम से संबोधित किया गया है, वो शक हैं, ठीक है। शक कहाँ के रहने वाले थे? जगजाटिज प्रदेश के। और ये कहाँ एग्जिस्ट करता था? ये मध्य एशिया में, ठीक है। कुछ चीनी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मंगोलिया में, ठीक है, 2 खानाबदोश जातियां थी, एक थी हुंगनो और एक थी यूची, ठीक है। और ये 176 ईसा पूर्व की बात है, जब ये आपस में लड़ते रहते थे, संघर्ष करते थे, ठीक है। और यूची जो है पराजित हो जाते हैं, ठीक है।
और ये भागकर जगजाटिज प्रदेश चले जाते हैं, जहां शकों से भी इनका संघर्ष होता है और जिसमें शक पराजित होकर भारत चले आते हैं। ठीक है, अब शकों को भारत आने के दो रास्ते मिले थे, एक था सिंधु घाटी का उत्तरी मार्ग और एक था दक्षिणी मार्ग। ठीक है, तो शक क्या करते हैं, पहले अपनी सत्ता तक्षशिला में स्थापित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तक्षशिला के जो शक थे। ठीक है, पहला आता है मोग या मावेज। ठीक है, भारत में प्रथम शक विजेता इसी को कहा जाता है। ठीक है, अभी सवाल आ सकता है कि भारत में पहला शक शासक कौन था जो तक्षशिला में जिसने अपना क्षेत्र बनाया था, तो मावेज या मोग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तक्षशिला से मोग नामक राजा का एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसमें इसे महाराजा बोला गया है। ठीक है, इसी अभिलेख में यानी कि मोग अभिलेख में ज्ञात होता है कि मोग राजा ने मोग संवत का प्रचलन किया था। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्र था वो गांधार, तक्षशिला, कश्मीर, पश्चिमी पंजाब तक फैला हुआ था। ठीक है, मावेज के बाद एजिज प्रथम, एजिलिसेज और एजिज द्वितीय शासक बनते हैं। ठीक है, फिर बात आती है पश्चिम भारत के शक वंश की। पहले हमने तक्षशिला के शक देखे, अब पश्चिम भारत के शक वंश को देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, शकों के दो राजवंश थे, एक था क्षैरात्र वंश और दूसरा था कार्दमक वंश। ठीक है, तो सबसे पहले क्षैरात्र वंश को देखेंगे। इस वंश का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक था वो था भूमक। ठीक है, और केवल इसी की मुद्राएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्षैरात्र वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था, भूमक था। ठीक है, इसकी मुद्रा में छत्रप की उपाधि से इसे संबोधित किया गया था। सवाल आता है किसे छत्रप की उपाधि से संबोधित किया गया है, भूमक को किया गया है। ठीक है, इसके राज्य के अंतर्गत गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र और सिंध आते थे। ठीक है, और दूसरा जो वंश आता है इनका पश्चिमी भारत के शकों का, नहपान। पहला कौन सा था, क्षैरात्र। ठीक है, तो नहपान जो है ना, इस वंश का सबसे महान शासक था। इसकी मुद्राओं में इसे महाक्षत्रप की उपाधि मिलती है। ठीक है, तो महाक्षत्रप की उपाधि किसको दी गई है, नहपान को दी गई है। नहपान कहाँ के रहने वाले थे, पश्चिमी भारत के शक वंश के थे। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें नहपान को यूनानी भाषा में मेम्ब्रेस नाम से संबोधित किया गया है। तो सवाल आता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये ग्रंथ किसका है। ठीक है, कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, यूनानी स्रोत से ज्ञात होता है कि नहपान की राजधानी मिन्ननगर यानी कि नासिक थी। ठीक, क्या होता है ना, जब गौतमीपुत्र शतकर्णी होता है इससे युद्ध होता है नहपान का। ठीक है, और गौतमीपुत्र शतकर्णी कौन था, सातवाहन वंश का नरेश यानी कि राजा था। ठीक है, तो जब गौतमीपुत्र शतकर्णी से नहपान का युद्ध होता है तो ये मारा जाता है। ठीक है ना, कौन, नहपान। ठीक है, भारत का प्रथम राजा था जिसके सिक्कों में 3 लिपियों के लेख मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी। ठीक है, इसके बाद आता है कार्दमक वंश। कार्दमक वंश का संस्थापक जो है यशोमतिक था। ठीक है, यशोमतिक का जो पुत्र था वो है चस्टन। ठीक है, और चस्टन इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे चस्टन वंश भी बोला जाता है। ठीक, चस्टन ने क्या किया, उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई थी और अनेक क्षेत्रों को विजित किया था। ठीक है, चस्टन एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करता है जिसमें राजपूताना, राजस्थान, गुजरात और मालवा क्षेत्र सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, चस्टन के बाद रुद्रदामन जो है शासक बनता है जो इसका नाती होता है। ठीक है, अब रुद्रदामन इस वंश का महान शासक था। यह कुछ समय तक अपने दादा चस्टन के साथ मिलकर शासक करता था। इसी को द्विराज्य शासन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन उसके जूनागढ़ अभिलेख में है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और यह पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसके समय सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में सुदर्शन झील टूट गई थी और अपने अमात्य सुविशाख की देखरेख में इसने जीर्णोद्धार करवाया था इस झील का। इसमें रुद्रदामन ने अपने निजी धन का व्यय किया था। ठीक है, रुद्रदामन के बाद इसका जो पुत्र होता है दामधसत, ठीक है, यह शासक बनता है और राज्य को सुरक्षित रखता है। इसके उपरांत शक राज्य का विघटन प्राप्त हो गया था क्योंकि इसके आगे कोई योग्य शासक नहीं रहता है। ठीक है, और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है, ठीक है, उसका नाम रुद्र सिंह तृतीय होता है। ठीक है, लगभग 388 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर शक राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है,
और इसी युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक, शकों ने चांदी एवं तांबे के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कुषाण। ठीक है, जो जनजातीय प्रदेश है उसमें क्या होता है कि जो यूची होती है ना, वो यूची 5 शाखाओं में विभाजित था, जिसकी एक शाखा का नाम कोई ई शुआंग था, जिसे कुषाण बोला जाता है। ठीक है, तो कुषाणों का दूसरा नाम क्या है? कुई ई शुआंग। ठीक है, भारतीय ग्रंथों में कुषाणों को ऋषिक कहा जाता है। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसस था। ठीक है, जो बैक्ट्रिया को केंद्र बनाकर शासन करता था। ठीक है, तो कुजुल कैडफिसस की मृत्यु के बाद विम कैडफिसस शासक बना। तो सवाल आ जाता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कैडफिसस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद कौन बना? कैडफिसस, विम कैडफिसस शासक बना। ठीक है, विम कैडफिसस। ठीक है, अब विम कैडफिसस कुषाण वंश का पहला शासक था जिसने भारतीय क्षेत्र में गांधार, पंजाब और मथुरा की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, लेकिन था कौन सा? दूसरा था। लेकिन भारत में आक्रमण करने वाला जिसने तीनों क्षेत्रों को कब्जा लिया था वो कौन था? विम कैडफिसस। ठीक है, विम कैडफिसस ही भारत में कुषाण वंश का संस्थापक भी माना जाता है। विम कैडफिसस ने सोने व तांबे की मुद्राएं प्रचलित की थी। ठीक है, इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वर शब्द अंकित करवाया था। ठीक है, विम कैडफिसस की एक वृत्ताकार मूर्ति मथुरा से प्राप्त होती है। ठीक है, अब आता है इसके बाद कनिष्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विम कैडफिसस के बाद कनिष्क शासक बना, जो इस वंश का सबसे महान शासक था क्योंकि इसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। ठीक है, 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने राजारोहण से एक संवत निकाला था, कनिष्क संवत, या जिसको शक संवत भी कहा जाता है। ठीक है, और यह संवत भारत में कैलेंडर का आधार बनी थी। ठीक है, तो याद रखना भारत में जो हम संवत चलाते हैं, शक संवत, वो कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, 78 ईसा, कब चलाया था? 78 ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी? देखो, कनिष्क साम्राज्यवादी विचारक का शासन करता था। ठीक है, कनिष्क के समय 3 बड़े साम्राज्य थे, चीन, पर्थिया जिसे ईरान कहा जाता है, और रोम। ठीक है, चीन और पर्थिया के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे इसके, जबकि रोम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, अब जो कनिष्क है, इसका प्रथम युद्ध देखो क्या होता है। कनिष्क चीन के हान वंश के शासक होती की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। ठीक है, उसी उपलक्ष्य में उसने कनिष्क ने क्या किया, चीन के शासक के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा और अपना एक राजदूत को वहां भेजा था। ठीक है, लेकिन क्या करता है, चीन का जो शासक होता है वो इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना देता है। ठीक है, अब इस घटना से क्या होता है, कनिष्क काफी परेशान होता है और वो चीन पर आक्रमण कर देता है। जो चीन का सेनापति होता है, ठीक है, पांचाओ। ठीक है, तो पांचाओ ने कनिष्क को पराजित कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद पांचाओ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कनिष्क दोबारा चीन पर आक्रमण करता है। ठीक है, और चीनी सेना को पराजित कर देता है और उससे क्या होता है कि 5 चीन क्षेत्रों को छीन भी लेता है। ठीक है, पहला था काशगर। ठीक है, दूसरा था यारकंद, तीसरा खोतान, चौथा करा और 5वां कूची। ठीक है, इस युद्ध के बाद 2 चीनी राजकुमार कनिष्क के दरबार में आते हैं और उनको रखा जाता है, जमानत के तौर पे रखा जाता है अपने पास। ठीक है, इन्हीं चीनी राजकुमारों ने भारत में आड़ू और नाशपाती की खेती शुरू की थी। ठीक है, अब दूसरा युद्ध क्या होता है, देखो, कनिष्क का जो दूसरा युद्ध है ना, पर्थिया का पूर्वी क्षेत्र अरियाना प्रदेश में कनिष्क का अधिकार था। पर्थिया का राजा अरियान प्रदेश को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि युद्ध हो जाता है यहाँ पे शुरू, और इस युद्ध में कनिष्क ने पर्थिया के राजा को पराजित करके अरियान पर भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, वो भी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कनिष्क ने पूर्वी भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में विलय कर दिया। ठीक, कनिष्क का एक अभिलेख सारनाथ से भी प्राप्त होता है। ठीक है, कनिष्क की मुद्राएं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से भी प्राप्त होती हैं। ठीक, मध्य भारत को भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, और एक अभिलेख जो है इसका सांची से भी प्राप्त होता है, जिससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश को भी इसने विजिट किया था। ठीक है, एक राइटर हुए हैं कल्हण, जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। इससे स्पष्ट होता है कि इसने उत्तर भारत की विजय भी की थी। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कुंडलवन कश्मीर में की गई थी। ठीक है, कनिष्क ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और इसकी प्रथम राजधानी जो है पुरुषपुर, पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी।
ठीक है। तो कभी राजधानी को लेकर भी सवाल आ जाते हैं, जैसे कि कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर, और दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ठीक है। तो कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या हैं? देखो, सबसे पहले धर्म। कनिष्क का काल धार्मिक समन्वय का काल था। ठीक है। इसी के समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, जिसमें कनिष्क ने हीनयान और महायान दोनों को महत्व दिया था, और ये खुद महायान संप्रदाय का अनुयायी था। हीनयान महायान पे क्या था, मैंने एक बौद्ध धर्म की सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। कनिष्क ने मध्य एशिया, चीन में बौद्ध धर्म के प्रचारक मंडल भेजे थे। कनिष्क बौद्ध होते हुए भी देवपुत्र की उपाधि धारण करता था। ठीक है। कनिष्क ने मृत राजाओं की पूजा की प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है। कनिष्क ने देवकुलों की स्थापना की, इसके अंतर्गत मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित कर कर पूजा करने की प्रथा निकाली थी। ठीक है। देवकुल परंपरा को कनिष्क ने रोम से ग्रहण किया था। ठीक। बात करें अगर साहित्य की, कनिष्क का शासनकाल साहित्य की उन्नति का काल था। इसके दौरान अनेक विद्वान थे, जैसे कि अशोक घोष इसमें काफी प्रसिद्ध होता है। इसने क्या किया, देखो, बुद्ध चरित्र लिखा, सौंदरानंद नामक महाकाव्य लिखा, और सरिपुत्र प्रकरण नाम का एक नाटक लिखा था इसने। ठीक है। बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। ठीक। अशोक घोष की तुलना जो पश्चात विद्वान है जैसे मिल्टन, गेटे और कॉन्ट से की जाती है। ठीक है। नागार्जुन खुद एक बौद्ध आचार्य थे, जिन्होंने शून्यवाद का दर्शन प्रतिपादन किया था, और इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है। इनका नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन कौन है? शून्यवाद के दर्शन जिन्होंने दिया। लेकिन यहाँ पे याद क्या रखना है, एक नागसेन थे जिन्होंने क्या दिया था? मिलिंद पन्नो दिया था। ठीक है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे, जिन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सकीय ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। संघरक्षक कनिष्क का पुरोहित था। ठीक है। कला की बात करें तो महान पुजारी यहाँ पे रहे हैं। ठीक है। स्थापत्य कला की बात करें तो कनिष्क ने क्या किया? पुरुषपुर और कनिष्कपुर की स्थापना की थी। स्थापत्य कला भी थी इसके समय में। ठीक। पुरुषपुर में 13 मंजिला ऊंची 400 फीट मीनार टावर का निर्माण करवाया था। ठीक है। स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। मूर्तिकला की बात करें, कनिष्क के शासनकाल में मूर्तिकला का व्यापक विकास हुआ था। इसके काल में मुख्य रूप से महायान संप्रदाय का उदय हुआ था। बुद्ध की व्यापक मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है। इसके काल में सभी धर्मों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। मूर्तिकला की 2 शैलियों का विकास किया गया था। ठीक है। गांधार शैली की अगर बात करें तो विकास गांधार प्रदेश में होता है इसका, और ये यूनानी शैली है, लेकिन विषय इसके भारतीय होते हैं। ठीक है। इस शैली से बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण भी किया गया था। ठीक। अब जो गांधार शैली है ना, इसमें जो मूर्तियां बनाई गई थी उनमें स्लेटी चूने पत्थर का निर्माण किया गया था। ठीक है। और बौद्धिकता, सौंदर्यता पर इसमें विशेष बल दिया जाता था। ठीक है। जो मथुरा शैली थी वो मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में इसका विकास माना जाता है। ठीक है। भारतीय कला की शुद्ध शैली इसको बोला जाता है, और लाल बलुए पत्थर से इसमें मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। सभी धर्मों की मूर्तियों का निर्माण इस मथुरा शैली से किया जाता था। ठीक है। अब जो मूर्तियों का निर्माण था उसमें जो है आध्यात्मिकता और भावुकता पर बल दिया जाता था, यानी कि इस चीज पे फोकस किया जा रहा था यहाँ पे। ठीक है। बात करें, इस शैली में बुद्ध, जैन और वैष्णव की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है। चित्रकला की अगर बात करते हैं, जैसे कि सिक्कों में शिव, नंदी और त्रिशूल के चित्र मिलते हैं। ठीक है। जो कनिष्क के उत्तराधिकारी थे उनमें जो है वशिष्ठ की पहचान जुष्क राजा से की जाती है। ठीक है। कल्हड़ ने राज तरंगिणी में उल्लेख किया है कि वशिष्ठ ने कश्मीर में जुष्करपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है। और हुविष्क ने कश्मीर में हुविष्कपुर नामक नगर बसाया था। ठीक। वासुदेव द्वितीय के समय कुषाण वंश का पतन होने लग गया था। वंश का अंतिम शासक था वो लुगुर्तुमान था। ठीक है। लुगुर्तुमान। ठीक। आज इस वीडियो हमने यूथिडेमस वंश, यूकेट्राइडिस वंश, शक वंश, क्षैत्रात वंश, कार्दमक वंश और कुषाण वंश को देखा। ठीक है। जिसमें कि हमने यूथिडेमस वंश के संस्थापक को देखा, यूथिडेमस था। डेमेट्रियस को देखा जो महान शासक हुआ। मिनेंडर को देखा जिसके बारे में मिलिंद पन्नों को लिखा गया नागसेन के द्वारा। ठीक है। मोग को देखा जो कि प्रथम शासक था तक्षशिला में, है ना। क्षैरात्र वंश को देखा जो शकों के अंतर्गत आता है, जिसका शासक भूमक था।
कुषाण वंश के बारे में हमने जाना, कुई ई शुवांग, ठीक है, जिसको भारत में ऋषिक भी बोला जाता था। कुजुल कैटफिशिस कुषाण वंश का संस्थापक था। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट करके पूछना। और हाँ, यदि इससे पहले कोई भी डाउट हो या आपको अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि यहाँ पे समझ नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम चीज़ों को दोबारा देखते हैं वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को हम लेके चल रहे हैं। सारी वीडियोस को मैंने ऐसे ही डिटेल में बनाया हुआ है, और उनको देख लीजिए। और इसके बाद हम धीरे धीरे मीडिएवल की तरफ जाएंगे, मॉडर्न, फिर जियोग्राफी, एसएसटी सारा ही कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मतलब इससे पहले हमने क्या कुछ पढ़ लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख लीजिए। 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आप देख रहे हो तो, ठीक है। तो चलो थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। क्विक रिवीजन हो जाएगा, 4 पॉइंट हैं बस, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियाकिड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में बेसनगर में भेजा था, ठीक है। और यह हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी बन गया था यहाँ पे, जिसकी जानकारी बेसनगर अभिलेख से मिलती है, ठीक है। ये एक पॉइंट आया था बीच में, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक वर्ग को भारतीय समाज में द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। जो यूनानी शासक स्ट्राटो द्वितीय है, इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। शक शासक नेपान के सिक्कों पर 3 लिपियों के लेख मिलते हैं, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी लिपि इंपॉर्टेंट है। ये अभी इस वीडियो में आया था ये पॉइंट, ठीक है। मौर्योत्तर काल में ईरानी पार्थियन लोग भारत आए थे। इनको भारतीय साहित्य में जो है पहलव कहा गया है, ठीक है। पहलव वंश के शासक गोर्डोफर्निस के शासनकाल में ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, लेकिन मद्रास के निकट इसकी हत्या हो जाती है, ठीक है। कुषाणों ने ही सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे हमारी हिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। और सबसे पहले भी कई बार कहा जाता है कि इन्होंने ही जारी किए थे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।